सूरज अभी अभी दूर की पहाड़ियों के पार झांकने लगा था। उसकी सुनहरी किरणें छोटे से गांव रामपुर पर बिखर रही थीं। हवा ताजी थी और उसमें एक नए दिन की शुरुआत की जानी पहचानी आवाजें गूंज रही थीं। मुर्गे अपनी जगहों से बांग दे रहे थे। उनकी आवाजें शांत गलियों में गूंज रही थीं। गौशालाओं से मवेशियों की हल्की सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। किसान उन्हें खेतों के लिए तैयार कर रहे थे। औरतें अपने सिर रंग बिरंगी साड़ियों के पल्लू से ढके पहले से ही अपने आंगन बुहार रही थीं और दरवाजों पर सुंदर रंगोली बना रही थीं। उनके हाव भाव में एक सधी हुई लय थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। यह एक सादा और मेहनती जीवन का दृश्य था जहां हर आत्मा धरती से जुड़ी हुई थी। यह गांव सिर्फ मिट्टी और ईंटों के घरों का समूह नहीं था, यह एक बड़ा संयुक्त परिवार था। यहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। वे एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते और मुश्किलों में एक दूसरे का सहारा बनते। रसोई से लकड़ी के धुएं और ताजा रोटी की खुशबू आनी शुरू हो गई थी जो मिट्टी की सौंधी महक में घुल रही थी। बच्चे अभी भी अपनी आंखों से नींद मलते हुए अपने घरों से बाहर निकलने लगे थे। जल्द ही उनकी हंसी फिजा में गूंजने वाली थी। रामपुर के चारों ओर के खेत हरे और सुनहरे रंगों की चादर जैसे लहरा रहे थे, सुबह की ठंडी हवा में झूमते हुए। यह शांति का स्थान था, एक ऐसा आश्रय जहां जिंदगी अपने ही ढंग से शहर की भागदौड़ से दूर धीरे धीरे चलती थी। इसी शांत माहौल में दो दोस्त रहती थी, राधा और सीता। वे एक दूसरे की परछाई जैसी थी। उनका रिश्ता गांव के बीचों बीच खड़े पुराने बरगद जितना मजबूत था। राधा की आंखों में हमेशा चमक और जिज्ञासा रहती। वह अक्सर दुनिया देखने के सपने देखती। सीता थोड़ी शांत थी, उसकी ताकत उसकी स्थिरता और धैर्य में थी। वे अपनी माओ का हाथ बंटाती, कुएं से पानी भरती और गांव के छोटे स्कूल में पूरी लगन से पढ़ाई करती। उनका हर दिन छोटी छोटी खुशियों से भरा था। तितलियों के पीछे भागना, आम के बाग में पेड़ों की छाव में कहानियां सुनाना और वो राज बांटना जो सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त समझ सकते हैं। उनकी हंसी गांव की शांति में एक मीठा संगीत जोड़ देती थी। पूरे गांव के मन में आपसी सम्मान और सहयोग पर टिकी थी। शाम को मर्द बरगद के नीचे बैठकर खेती, मौसम और गांव के मामलों पर चर्चा करते। उनकी आवाजों में सामूहिक अनुभव की गूंज होती। औरतें काम करते हुए अक्सर पारंपरिक गीत गाती जिनमें प्रेम, फसल और भक्ति की कहानियां बुनी होती। यही एकता रामपुर की सबसे बड़ी ताकत थी। यह एक अघोषित वादा था, चाहे जिंदगी में कैसी भी मुश्किल आ जाए, वे सब मिलकर उसका सामना करेंगे। यह रिश्ता किसी ताले और चाबी से भी मजबूत, उनके जीवन की रक्षा करने वाली एक अदृश्य ढाल थी। एक ऐसे समाज की मिसाल जहां बिखराव के इस दौर में भी समुदाय की शक्ति सबसे ऊपर थी। रामपुर के बच्चे बड़े ही चंचल थे। उनकी ऊर्जा खुले खेतों जितनी असीम थी। उनका सबसे पसंदीदा खेल था ऊंची नीची गन्ने की फसलों के बीच छुपन छुपाई। उनमें छोटू नाम का एक नन्हा लड़का था जो अपनी तेज अक्ल और शरारती मुस्कान के लिए मशहूर था और वही इस टोली का लीडर था। वह नए नए छुपने के तरीके सोचता और उसके दोस्त हंसी खुशी उसका साथ देते। उनकी दुनिया कल्पना से भरी थी। एक साधारण लकड़ी उनके लिए हीरो की तलवार बन जाती और भूसे की ढेरी राजा का किला। उनकी मासूमियत गांव के दिल में चमकता हुआ एक अनमोल रत्न थी जो जीवन की सादगी की याद दिलाती थी। जब बच्चे खेलते, गांव के बुजुर्ग उन्हें प्यार भरी निगाहों से देखते। बरगद के नीचे चारपाई पर बैठे सबसे बुजुर्ग रामलाल काका अक्सर कहानियां और समझाइश देते। सावधान रहना बच्चों, उनकी आवाज उम्र के साथ भारी हो गई थी। दुनिया हमेशा हमारे रामपुर जैसी दयालु नहीं होती। हमेशा साथ रहना और कभी किसी अनजान से बात मत करना। हम ध्यान रखेंगे काका, हम सब साथ ही खेलेंगे। बच्चों की शरारत थोड़ी देर के लिए गंभीरता में बदल जाती। वे अपने बुजुर्गों की बातों को बहुत मानते थे, जानते थे कि ये बातें प्यार और अनुभव से आती हैं। उनकी समझदारी पूरे गांव के लिए एक रोशनी थी। एक दोपहर छोटू ने कुछ आदमियों को पास के जिले में बदमाशों की टोली के बारे में बातें करते सुना। उसे सब समझ नहीं आया, लेकिन अख्तरा शब्द उसके दिमाग में रह गया। उसने अपने दोस्तों को, जिनमें राधा और सीता भी थीं, इकट्ठा किया और गंभीरता से बताया, हमें एक योजना बनानी होगी। अगर कोई अजनबी गांव में आए तो हम एक गुप्त संकेत देंगे। कोयल की तरह 3 बार तेज आवाज में बोलेंगे। इससे सबको खबर हो जाएगी। बाकी बच्चों ने सिर हिलाकर हामी भरी। उनका खेल अब एक जिम्मेदारी में बदल गया। वे अपना गुप्त संकेत प्रैक्टिस करने लगे। उनकी कोयल जैसी आवाजें खेतों में गूंजने लगी, जिसे सुनकर बड़े लोग मुस्कुरा उठे।
बुजुर्गों को बच्चों की समझदारी पर गर्व था। वे जानते थे बच्चों की योजना भले ही साधारण हो, लेकिन उसमें गांव की सबसे बड़ी सीख छुपी थी। एक दूसरे का ध्यान रखना। बच्चों के खेल में भी गांव की एकता झलक रही थी। यही हिम्मत और जिम्मेदारी की भावना गांव के सबसे छोटे दिलों में भी पल रही थी, जो वक्त आने पर खिल उठेगी। रामपुर के शांत गांव वालों को पता भी नहीं था कि उनके सिर पर एक काली घटा मंडरा रही है। एक कुख्यात गिरोह जिसका सरगना था विक्रम, अब गांव की ओर बढ़ रहा था। विक्रम और उसके आदमी अपनी बेरहमी और लालच के लिए कुख्यात थे। वे डर फैलाकर मासूमों को शिकार बनाकर अपना पेट पालते थे। उनके इरादे साफ और खतरनाक थे। गांव में घुसना, छोटी लड़कियों का अपहरण करना और उनके परिवारों से मोटी फिरौती वसूलना। उन्हें लगता था कि यह शांत, साधारण गांव उनका आसान शिकार होगा और गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं कर पाएंगे। विक्रम ने गांव के बारे में सारी जानकारी एक नाराज पूर्व निवासी से जुटाई थी। उसने गांव की खुशहाली, उसकी एकता और सबसे अहम उसकी कथित कमजोरी के बारे में जाना। वह गांव वालों को इंसान नहीं बल्कि अपने घिनौने खेल के मोहरे समझता था। ये सब सीधे साधे किसान हैं। उसने अपने आदमियों से हिकारत से कहा, इतने डर जाएंगे कि जो मांगोगे दे देंगे, कोई विरोध नहीं करेगा। उसके आदमी, जो खुद भी पक्के अपराधी थे, हंस पड़े। उनके दिमाग में पहले ही फिरौती की रकम घूमने लगी थी। वे गांव की शांति को कोई गुण नहीं बल्कि एक कमजोरी मानते थे, जिसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। गिरोह ने पूरी तैयारी के साथ हमला करने की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि देर दोपहर हमला करेंगे, जब ज्यादातर मर्द खेतों में होंगे और औरतें शाम की तैयारियों में व्यस्त होंगी। उनकी रणनीति थी अफरा तफरी मचाना, अपने शिकार को उठाना और गांव वालों के कुछ समझने से पहले ही गायब हो जाना। उनमें कोई इंसानियत नहीं थी, न ही उन जिंदगियों के लिए कोई हमदर्दी जिन्हें वे उजाड़ने वाले थे। उनके लिए माओं के आंसू और बच्चों का डर बस उनके धंधे में मामूली रुकावटें थीं। उनके दिल रेगिस्तान की तरह सूखे थे, जिनमें कोई दया नहीं थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, अपनी लंबी छायाओं खेतों पर बिखेरता हुआ विक्रम और उसका गिरोह आगे बढ़ा। उन्होंने अपनी गाड़ियां गांव से कुछ दूर घने पेड़ों के पीछे छुपा दी। वे शिकार की तलाश में दबे पांव गांव की गलियों में घुसने लगे। रामपुर का शांत माहौल अब टूटने वाला था। बच्चों की हंसी और औरतों के गीत जल्द ही डर और बेबसी की चीखों में बदलने वाले थे। उनके साथ आई छाया सिर्फ साया नहीं थी, वह एक ऐसा अंधेरा था जो गांव की आत्मा को निगलने की धमकी दे रहा था। दोपहर ढल रही थी। राधा और सीता नदी से लौट रही थीं। उनके हंसने की आवाजें सुनसान गली में गूंज रही थीं, सिर पर पानी के घड़े संभाले हुए। अचानक एक बड़ी जीप उनके पास आकर रुकी, धूल उड़ती हुई। वे कुछ समझ पाती उससे पहले ही दो हट्टे कट्टे आदमी जीप से कूद पड़े। उन्होंने लड़कियों को पकड़ लिया। उनके कठोर हाथों ने उनकी चीखें दबा दी। पानी के घड़े जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गए, जैसे गांव की शांति एक झटके में टूट गई हो। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। एक क्रूर और चौंकाने वाला हमला जो उनके शांत जीवन को तहस नहस कर गया, पीछे छोड़ गया सिर्फ धूल और डरावनी खामोशी। छोटू और उसके दोस्त पास ही खेल रहे थे और उन्होंने ये सब झाड़ियों के पीछे से देख लिया। डर ने उनके दिलों को चीर दिया। एक पल के लिए वे सब जड़ हो गए। दिमाग उस दृश्य को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर छोटू को उनकी योजना याद आई। उसने कांपते हाथों से गहरी सांस ली और 3 बार एक तेज, साफ कोयल की आवाज निकाली, गूंजती, डरी हुई लेकिन एक्शन के लिए बुलावा। उसके दोस्त तुरंत इधर उधर दौड़ पड़े, गांव की तरफ भागते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगे और वही संकेत दोहराने लगे। कोयल की आवाज और बच्चों की घबराई हुई पुकार ने पूरे गांव को सतर्क कर दिया। औरतें काम छोड़कर बाहर दौड़ पड़ी। बूढ़े रामलाल काका ने हंगामा सुनते ही अपनी सबसे मजबूत लाठी उठाई और शोर की ओर चल पड़े। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। राधा और सीता को उठा लिया गया। डर और गुस्से की लहर पूरे गांव में दौड़ गई। शुरुआती सदमे के बाद सबके भीतर एक जबरदस्त एकजुटता जाग उठी। ये सिर्फ 2 लड़कियां नहीं थीं, ये उनकी बेटियां, उनकी बहनें थीं। उसी पल एक अनकहा वादा हो गया, वो इन अपराधियों को जीतने नहीं देंगे। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हो गया। खेत से लौटते पुरुष भी भीड़ में शामिल हो गए। चेहरों पर गुस्सा और संकल्प, आंसू और दर्द की चीखें थीं, लेकिन डर के नीचे एक मजबूत इरादा पनप रहा था। रामलाल काका की आवाज कांप रही थी।
लेकिन उसमें मजबूती थी। हमें निराश नहीं होना है, हमें कुछ करना है और मिलकर करना है। कोई तुरंत पुलिस को बुलाओ, बाकी सब सोचें क्या करना है। इन अपराधियों ने बहुत बड़ी भूल की है। उनकी बातों ने भीड़ में नई ऊर्जा भर दी। डर अब एकजुटता के संकल्प में बदल चुका था। तेज रफ्तार जीप के भीतर राधा और सीता एक दूसरे से सटकर कांप रही थीं। आदमी हंस रहे थे, उनके आंसुओं का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अपने डर के बीच राधा का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे अपनी दादी की कहानियां याद आ रही थीं, जहां होशियार नायक चालाकी से खलनायकों को मात देते थे। उसे कुछ करना था, कोई निशान छोड़ना था। कांपते हाथों से उसने अपने दुपट्टे से छोटी सी चमकदार ब्रोच निकाल ली। ये उसकी माँ की दी हुई सबसे प्यारी चीज थी। मौका देखकर, जब आदमी ध्यान नहीं दे रहे थे, उसने ब्रोच को जीप की खुली खिड़की से गिरा दिया। मन ही मन दुआ करती रही कि कोई उसे ढूंढ ले। यह छोटा सा विरोध का कदम था, घुप अंधेरे में उम्मीद की एक चिंगारी। मीनवाइल विक्रम का गैंग लड़कियों को जंगल के बीच एक सुनसान गोदाम में ले गया। उन्हें बांध दिया गया और बाबलू नाम के एक नए गुंडे को पहरे पर छोड़ दिया गया। विक्रम ने गांव के मुखिया को फोन कर भारी फिरौती मांगी। उसकी आवाज में ठंडापन और धमकी थी। अगर पुलिस आई या पैसे सुबह तक नहीं मिले तो अंजाम बुरा होगा। गोदाम में सीता धीरे धीरे रो रही थी। राधा ने अपने डर को छुपाते हुए पहरेदार बाबलू से बात शुरू की। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारे माता पिता तो साधारण किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। बाबलू, जो खुद भी ज्यादा बड़ा नहीं था, उसकी ओर देखने से बच रहा था। वह गैंग में नया था, आसान पैसे के लालच में फंस गया, लेकिन उसका दिल उतना कठोर नहीं था। राधा की सच्ची बातें उसके अंदर कहीं गूंज गईं। मेरी माँ बहुत परेशान होगी, उसने कहा, आंख से आंसू गिरता हुआ। वो जरूर रो रही होगी। तुम्हारी माँ जिंदा है? क्या उसे पता है कि तुम क्या करते हो? ये सवाल बाबलू पर जैसे बिजली बनकर गिरा। उसे अपनी माँ याद आ गई, जिसे लगता था कि वो शहर में फैक्ट्री में काम करता है। शर्म और पछतावे की लहर उसके ऊपर से गुजर गई। उसने पहली बार इन लड़कियों को शिकार नहीं, बल्कि किसी की औलाद की तरह देखा, जैसे वो खुद है। अंधेरा होते ही रामपुर गांव में हलचल मच गई। पुलिस पहुंची। नेतृत्व कर रहे थे समझदार और दयालु इंस्पेक्टर सिंह। उन्होंने धैर्य से सबकी बातें सुनी। हर गवाह, हर बच्चा अपनी बात बता रहा था। छोटू और उसके दोस्तों ने जीप और आदमियों का पूरा हाल बताया। उनकी तेज नजरों ने बहुत मदद की। तुम सब बहुत बहादुर हो बच्चों। मैं वादा करता हूँ, हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, मगर ध्यान रखना, हमें बहुत सोच समझकर काम करना है, ताकि लड़कियों की जान खतरे में न पड़े। पुलिस ने जांच शुरू कर दी, सड़कें बंद कराई, रूट्स की तलाशी शुरू की। गांव वालों ने भी अपनी टोलियां बना ली। बुजुर्गों की सलाह से जंगल और कच्चे रास्तों की छानबीन करने लगे। हाथों में लालटेन, टॉर्च और डंडे लिए सब शांत लेकिन दृढ़ इरादे के साथ आगे बढ़े। गांव की औरतों ने मिलकर रसोई संभाली, सबके लिए खाना और चाय बनाई, ताकि किसी की ताकत कम न हो। हम सब साथ हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक खोजी टोली को रास्ते में कुछ चमकता हुआ दिखा। राधा के पापा झुककर उसे उठाते हैं। राधा की वही छोटी चमकदार ब्रोच। उम्मीद की लहर दौड़ गई। मेरी राधा बहुत समझदार है, उसने हमें रास्ता दिखाया है। ये छोटी सी चीज बहुत बड़ा सुराग बन गई। अब पुलिस को सही दिशा मिल गई थी। इंस्पेक्टर सिंह ने गांव वालों के साथ मिलकर खोज और तेज कर दी। अब ये सिर्फ पुलिस का मामला नहीं था, पूरा गांव एक साथ था। गांव का जोश और पुलिस की योजना मिलकर एक ताकतवर टीम बन गई। बूढ़े से लेकर बच्चे तक सब एकजुट थे। एक ही मकसद, अपनी बेटियों को वापस लाना। गोदाम के अंदर बाबलू के मन में उथल पुथल मची थी। राधा की बातें उसके जमीर को जगा चुकी थीं। अब वो इस जुल्म का हिस्सा नहीं बन सकता था। उसने फौरन फैसला लिया और चुपचाप लड़कियों के हाथ खोल दिए। जब वो तुम्हें लेने आए, भाग जाना। पीछे एक छोटी खिड़की है, मैं ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगा। तभी दूर से गाड़ियों की आवाज आई। विक्रम और उसके आदमी घबरा गए। पुलिस और गांव वाले सुराग और इलाके की जानकारी के दम पर उन्हीं तक पहुंच चुके थे। अब आखिरी टकराव होने वाला था। इंस्पेक्टर ने माइक पर आवाज लगाई, गिरफ्तार हो जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। विक्रम ने राधा को पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचा। उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करने लगा, लेकिन उसने लड़कियों की ताकत को कम समझा था। उसी पल सीता ने अपने भाई से सीखी तरकीब याद की। फर्श से धूल उठाकर सीधा विक्रम की आंखों में झोंक दी। आह! वो दर्द से चिल्लाया, कुछ पल के लिए अंधा हो गया।
यही मौका था। राधा ने खुद को छुड़ा लिया। पुलिस ने गोदाम पर धावा बोला। गांव वाले भी लाठियां लेकर आगे बढ़े। उनकी गूंजती आवाजें जंगल में गूंज उठी। अपराधी पुलिस और गांव वालों के बीच फंस गए। छोटू और उसके दोस्तों ने भागते गुंडों की तरफ इशारा किया ताकि कोई बचकर ना निकल सके। बाबलू ने लड़कियों को ढाल बनाकर उनकी रक्षा की और खुद पुलिस के हवाले कर दिया। लड़ाई छोटी थी लेकिन जबरदस्त, एकजुट ताकत की मिसाल। लौटते वक्त पूरा गांव जश्न में डूब गया। खुशी के आंसू, तालियां, गले मिलना। राधा और सीता अपने परिवारों से मिल गईं, गांव की शेरनियां बनकर। अगले दिन गांव में दावत हुई। ये सब आपकी बहादुरी, एकता और बच्चों की समझदारी से मुमकिन हुआ है। रामलाल काका मुस्कुराकर बोले, आज का दिन याद रखना, हिम्मत और एकता से कोई भी मुश्किल छोटी है, कोई भी अंधेरा हमारी रोशनी को हरा नहीं सकता।